नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का। यूपी की सियासत में फॉर्म 7 यानी कि फॉर्म 7 नया हथियार बन चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप गंभीर है, वोटर लिस्ट से नाम काटना, मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाना और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग को अब बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी शांत नहीं है। जवाब आया है कि यह हार की हताशा है, यह हार का डर है। आखिर क्या है फॉर्म 7 का वो जिन्न जिसने यूपी से बिहार तक हलचल पैदा कर दी है, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 का हो रहा दुरुपयोग। अखिलेश के निशाने पर बीजेपी, चुनाव आयोग। बीजेपी का दावा, हार की हताशा में अखिलेश। एसआईआर पर यूपी में जारी है राजनीतिक क्लेश। उत्तर प्रदेश में बेशक एसआईआर की तारीख बढ़ गई है, लेकिन इस पर सियासी बवाल अभी भी थमा नहीं है। फॉर्म 7 पर संग्राम छिड़ा हुआ है, जिससे 2027 में जीत के लिए घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने फिर से सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल दागे हैं। उन्होंने 2 ऐसे पीड़ितों को मीडिया के सामने पेश किया जिनका दावा है कि एसआईआर के जरिए उनके साथ धोखा हुआ। अखिलेश का सीधा आरोप है कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को वोट देने से रोकने की ये बड़ी साजिश है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इसी के दम पर बिहार में खेल हुआ और अब पश्चिम बंगाल और यूपी निशाने पर हैं। सपा का कहना है कि उनके पीडीए प्रहरी घर घर जाकर इन गड़बड़ियों का पर्दाफाश करेंगे। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। और यहां तक पिछले बाई इलेक्शन में और इधर जो देखने को मिला है, लगता तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा आयोग को लगा लेना चाहिए। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों को हार का बहाना करार दिया है। बीजेपी का दावा है कि 2027 में यूपी में फिर बाहर आएगी और सपा का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, बिहार परिणाम के बाद से अखिलेश यादव हो चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, पूरी तरीके से भयभीत है। और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को अंदरूनी खबर ये मिल चुकी है कि उनकी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट जो है वो 2026 में होने जा रही है। तो ये सब जो है बयानबाजी जो कहीं ना कहीं उसी की उससे जो है ग्रसित होकर दिया जा रहा है, जिससे अपनी खिसियाहट छुपाई जा रही है। अपना अहंकार अखिलेश यादव को समाप्त करना होगा अगर उनको राजनीति करनी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से, मूल विचारों से और मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है। अब वो पहले एमवाई फैक्टर पर चला करती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होती थी, सत्ता का जो है मजा लिया करती थी। लेकिन जब से उन्होंने पीडीए जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से समाजवादी पार्टी का लगातार पतन होता चला है और समाजवादी पार्टी में एक बार फिर टूट होने जा रही है। बहुत जल्द आप देखेंगे कई ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई वोटर लिस्ट में कोई खेल हो रहा है या ये सपा की सियासी रणनीति का हिस्सा है? क्या अखिलेश यादव की मांग पर चुनाव आयोग विचार करेगा? सवाल तो ये भी है कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कराने का काम चुनाव आयोग का है, तो फिर बीजेपी अखिलेश यादव के निशाने पर क्यों है? फिलहाल फॉर्म 7 पर शुरू हुई ये लड़ाई अब सड़क से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा पहुंची है। वजह साफ है, सपा एक और चुनावी हार को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो हर हाल में बीजेपी को पटकने देने के लिए हर पहलू पर पैनी नजर रख रही है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता आशीष मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत रायकवाड़ जी हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं,
वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है, लेकिन सबसे पहले रविंद्र जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि समाजवादी पार्टी के पास या अखिलेश यादव के पास किसी तरह के कोई डिजिटल सबूत हैं, ठोस सबूत की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आप अदालत जाइए, अदालत में इसको चैलेंज करिए। आपके पास चुनाव आयोग भी जाने का विकल्प है, वहां भी आप जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग और अदालत में इसको चैलेंज करने की जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है जब आपके पास विकल्प है? तो मुझे लगता है जी किसी व्यक्ति को यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है। मैंने ये या नहीं। या चलिए, अंतिम ठीक है। चरण या अंतिम चरण होगा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। जी नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, लेकिन जो प्रश्न आपने किया है जी। इस प्रश्न से लोक कैसे समाप्त हो जाता है किसी भी देश में। जी अब रविंद्र आते जी, हैं। रविंद्र जी अब आप कहेंगे कि मैंने बोलना शुरू किया नहीं, लेकिन आपने फिर से सवाल कर दिया। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया सर, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि कोई नई बात तो कह नहीं रहे। इसके पहले भी अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते रहे। भाई जब भी मीडिया कर्मियों से वो बातचीत करते तो ये आरोप तो वो पहले भी लगा रहे थे। अब इसके लिए बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात तो पब्लिक डोमेन में है ना कि उनके क्या आरोप हैं और क्या वो कह रहे हैं। तो अगर उनकी बात मीडिया के जरिए जो बात कह रहे हैं वो अगर नहीं सुनी जा रही है तो दूसरे जो विकल्प है उनके पास उसका इस्तेमाल कर लें। क्या गलत कह रहा हूं नहीं है जी? इतने स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न आपने किया है क्या जी। लोकतंत्र खत्म करने का अंतिम प्रश्न होता है बस। जी। आप भी मान लीजिए, हम भी मान लेते हैं, और ऐसा ही हमारे संविधान में लिखा हुआ ठीक है सर, आगे कि बढ़ते कोई हैं। भी कहीं भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। जी अब आगे आते हैं। आप ही के टेलीविजन चैनल पे एक बार आपके साथ, एक बार सुनील भाई साहब के साथ में जी बैठ के मैं कह चुका हूं कि जब ये गणना चल रही थी, एसआईआर चल रहा था, मैंने कहा ये गणना है। तब आप लोग क्लियर नहीं थे एसआईआर क्या है। तब मैंने कहा था केवल गणना है। गणना में रैंडम वोट काटे जाएंगे। उसके बाद फॉर्म 7 से पार्टियों के, विशेष पार्टियों के वोट काटे जाएंगे। जहां बीजेपी आरटी है, उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी है, वहां हमारा वोट काटेंगे और फिर फॉर्म 6 से अपने वोट बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। अब कहिए फॉर्म 7 का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? तो फॉर्म 7 सप्लाई करने का काम है निर्वाचन आयोग का जी। अब अभी तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसा हो रहा है कि विधायक फॉर्म 7 छपवा ले रहा है। कायदे से उस विधायक को उठा के बंद कर देना चाहिए। जैसे हम नोट नहीं छाप सकते हैं, इस बैंक का फॉर्म नहीं छाप सकते हैं, इसी तरीके से फॉर्म 7, फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 4 छाप नहीं सकते हम निर्वाचन आयोग का। लेकिन छपवा के बेच रहा है विधायक, कह रहा हम छपवा रहे हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा। फिर हम लोगों ने एक आदमी खड़ा कर दिया। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आदमी खड़ा कर दिया जो दस्तखत करना नहीं जानता है, लेकिन उसके नाम से मुस्लिम समाज के वोट काटने के लिए फॉर्म 7 शामिल हुए। आज उसको हमने सामने कर दिया। इसमें तो तत्काल चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, नहीं लिया चुनाव आयोग ने। बिका हुआ है, क्लियर कट बिका हुआ है। वो ऐसी भाषा बोलता है जो चुनाव आयुक्त है, समय उसका भी इलाज करेगा। लेकिन जो लगातार हम लोगों ने बार बार फॉर्म 7 के दुरुपयोग की शिकायतें भेजी हैं। अब तक 108 शिकायत भेज चुके हैं, किसी एक का भी निवारण नहीं किया। जैसे पिछली बार 18,000 शिकायतें भेजी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं रविंद्र जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई ममता बनर्जी जिनका वो अपने वक्तव्य में जिक्र कर रहे थे, बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, बार बार उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। भाई वो अदालत में जाकर खड़ी हो गई, वो खुद लड़ रही हैं एसआईआर को लेकर। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन मैंने ये बात कही तो आपको बुरा लग गई। अखिलेश यादव भी तो कर सकते हैं भाई, दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं। आपने जो बात और कही भाई है ना, नहीं आप ये देखिए भाई, 2 बार चुनाव हारना लगातार, 2 बार लगातार एक ऐसी पार्टी का चुनाव हारना बात को लेकर जो इतनी बड़ी पार्टी है जो सत्ता में रही, अगर तीसरी हार हो गई तो मुश्किल हो जाएगा सर। की अंतिम कील है जी। गलती से दोबारा ये बात मत कहिएगा जी, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं नरेंद्र मोदी की तरह जी, क्योंकि आप मीडिया हैं। अच्छा, और आप मीडिया हैं, क्या ममता बनर्जी अदालत नहीं गई? कील नहीं ठोक सकते हैं। क्या ममता बनर्जी अदालत नहीं गई? क्या एसआईआर को लेकर वो केस नहीं लड़ रही है खुद से? क्या ये सच नहीं है? हम आपके सलाह पे काम करेंगे।
ठीक है सर, हिंदी मैं समझ खबर गया। हमको सलाह देगा? नहीं, मैं या समझ गया। समाजवादी पार्टी हिंदी मैं खबर समझ नहीं गया। हिंदी खबर ने एस्टेब्लिश किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, और हम हमने सलाह नहीं आज दे रहे जो हैं। पत्रवार सुन लीजिए आप जवाब जी, दीजिए, बहुत हम सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई सलाह अच्छी है मैं जानता और हूं आपको आपकी लगता है कि परेशानी आपकी समझ पार्टी सकता को हूं, उससे सुन फायदा हो लीजिए, सकता है तो लेनी चाहिए, क्या दिक्कत धैर्य है? रखिए, सुन लीजिए। जब आपने बोलिए। ऐसी बातें कही हैं, जी जब सुन आप अदालत की बात करें, अब अदालत की बात सुन लीजिए। आज हम लोगों ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान ले और जितने भी फॉर्म 7 पे भरे गए हैं, वोट काटे गए हैं, उनको निरस्त करे। मुझे लगता है ये सब सुन के डिबेट करनी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि फॉर्म 7 के आधार पे जितने वोट काटे गए हैं जी आपत्ति के दौरान, उनको सबको वापस करें। नहीं जाएंगे, हम क्या स्ट्रेटजी करेंगे? यहाँ पर नहीं बोलेंगे, आपकी सलाह नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि समझ आप गया, ताबूत मैं में तीर समझ ठोक गया, रहे हैं। मैं समझ गया सर। ये यही तो ऐसी देखिए, सलाह हमको नहीं चाहिए और हमें मालूम है अरे क्या हमसे करना मत चाहिए। लीजिए भाई, ममता बनर्जी से सलाह ले लीजिए। मैं कह ही नहीं रहा कि आप हमसे ममता सलाह लीजिए बनर्जी क्यों ला भाई, रहे हैं ममता बीच में? बनर्जी से सलाह ले ही सकते हैं, वो तो आपकी सहयोगी हैं भाई। आपके नेता बार बार उनकी अगर तारीफ ममता कर रहे हैं, बनर्जी क्या की बात समस्या कर है रहे उसमें? हैं तो आप उस बेईमान, उस बदनाम आदमी का, उस बदनाम राष्ट्राध्यक्ष की बात करिए जो एब्स्टीन फाइल में आता है। उस बदनाम राष्ट्राध्यक्ष की बात करिए। अगर ममता बनर्जी कहना बाद में तो चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। उसकी बात कर आशीष लीजिए जी, तब आप। आशीष जी, अगर विपक्ष को किसी तरह की कोई शंका है तो सरकार जांच करा दे, क्या दिक्कत है उसमें भाई? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वाकई में कुछ गलत बोल रहे हैं, एक्सपोज हो जाएंगे, सारी चीजें पब्लिक में आ जाएंगी, क्या समस्या है? जांच करा दीजिए। नहीं अमित जी, देखिए सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं। नमस्कार। देखिए जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका भी आप देख रहे थे फ्रस्ट्रेशन डिस्कशन में किस तरीके से था। और समाजवादी पार्टी के जो स्वयंभू अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो फ्रस्ट्रेशन देश मत में आकिए। जनता के सामने रखने की जो कोशिश बीजेपी किया के है, नेता उसमें महोदय कोई भी वो कोई फ्रस्ट्रेशन मत मुद्दा है आकिए, ही नहीं नहीं। तो अभी आप थोड़ी देर में जितनी आप सरकार की फ्रस्ट्रेट होने संवैधानिक लगिएगा। जितनी सरकार की संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उनको स्वतंत्रता प्राप्त भारत के संविधान से है, वो अपना काम करती हैं। अच्छा, अभी बार बार बिहार इलेक्शन की बात करते हैं। इसके पहले बिहार इलेक्शन पहले से ही, जब आप जनता के बीच में है ही नहीं, आज जनता जनार्दन है। आज जनता का आशीर्वाद उसको मिलता है जो जनता के बीच में रहता है, न कि भ्रष्टाचारियों को मिलता है। इसके पहले इतने सालों तक सत्ता में शासन में रहे ये, इन्होंने समाज के लिए क्या किया, गरीब जनता के लिए क्या किया, पिछड़ा की बात करते हैं, पिछड़े समाज के लिए क्या किया, दलित के लिए काम क्या किया, अपने आदिवासियों के लिए काम क्या किया। जब इस देश की महिला, एक आदिवासी महिला को जब देश के राष्ट्रपति के पद की शपथ लेती है, तो आप उसके ऊपर भी शक करते हैं, तो वो समाज भी देखता है। और जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, ये एक रीजनल पार्टी, उत्तर प्रदेश में इन्होंने दशकों तक शासन किया है। उत्तर प्रदेश की जनता देखती नहीं है वो? आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, जब देश के हर समाज एक साथ, एक विश्वास, नहीं, लेकिन एक ये आशा बोल के साथ करके देख रहा है, भाई, ये बोल तो करके सब आशीष जी, बातें जो है आशीष जी, अनर्गल ये है। बोल करके सब आप मूल बातों मुद्दे का से कोई- ध्यान नहीं भटका सकते हैं ना सर। आशीष जी भाई, अगर कोई आरोप लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई वो लाएं, दो लोगों को सबूत के साथ वो लाएं, और वो बता रहे हैं भाई एसआईआर पे बोल रहे हैं। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी ये तो मूल मुद्दे से, नहीं, मूल मुद्दे से कोई ऐसा थोड़ी पहली है बार कि सब एसआईआर बातों तो को हो नहीं रहा है करके सर। जो मूल मुद्दा है, जो मूल इशू है, उससे आप अलग हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है सर। उस पर चर्चा तो यार, करनी आगे पड़ेगी, बोलेंगे। बात करनी पड़ेगी उस चुनाव पर। आयोग की रविंद्र जी, चुनाव आयोग आता हूं मैं की आपके पूरी पास, एक एक मिनट। प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए। आप उसमें जाइए, उनको आप लिखिए, जरूर इस विषय में संज्ञान लिया जाएगा। आप टीवी में आके, क्योंकि अब टीवी में देखने वाले भी तो लोग इनके बचे नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता देख ही रही है। तभी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है 2 बार सरकार बन चुकी है। और मैं आज इसी वक्त बोलता हूं कि अगले आने वाले चुनाव में किस तरीके से उत्तर प्रदेश से में इनका पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरीके से शासन चलता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चहुर्मुखी विकास हो रहा है, उस तरीके से जनता वापस आशीर्वाद देगी। और ये जो इनकी क्या रीति रही है, इनकी कोई रीति रही है, इनकी कोई नीति रही है, समाजवादियों का शासन देखा नहीं है। भ्रष्टाचार युक्त सरकार, हर जगह हर स्कीम में भ्रष्टाचार। तो ये जनता भूलने वाले नहीं है। जिस प्रकार से गुंडा राज का शासन था, हमारे यहाँ के, हमारी मातृशक्ति ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा है, तो ये लेकिन आशीष जी, आपके सामने वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आशीष जी वो कह रहे हैं कि आपका कोई विधायक है वो फॉर्म 7 छपवा रहा है, जबकि इसकी तो अनुमति नहीं है। आपके सामने बोल रहे हैं भाई, बोला ना, और इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए, कौन है वो विधायक और क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ भी बेस नहीं है। आप समझिए, ये सब अनर्गल प्रचार करने वाली पार्टी है, इनका कोई भी बेस, इनका सुपड़ा सा होने वाला है। आप देखते जाइए इस चीज को। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। प्रशांत जी,
प्रशांत जी, आप सहमत हैं अखिलेश यादव जो कुछ कह रहे हैं? आपकी पार्टी उससे ताल्लुक रखती है क्या? ऐसा संभव है? धन्यवाद अमित जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के परिदेश में अगर चर्चा को देखें आप, तो ड्राफ्ट रोल 6 जनवरी को आए थे, 6 जनवरी 2026 को, और जानकारी दी गई थी कि 6 मार्च 2026 को फाइनल ड्राफ्ट रोल आ जाएगा। पर देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग कितने सक्षमता के साथ काम कर रहा है, कितना मौका दे रहा है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनको, या सरकार में रहने वाली पार्टी को, कि 1 महीना एसआईआर की गाइडलाइन फिर बढ़ा दी गई। और जब ये बात हम लोग नवंबर में कर रहे थे, जुलाई में, कि इतनी जल्दी पूरे देश में एसआईआर करने की क्या आवश्यकता है, इतनी जल्दी लाने की क्या आवश्यकता है, बिहार में मानसून के समय पे जब बिहार में बाढ़ की समस्या रहती है, वहां करने की क्या आवश्यकता है? किया गया, बताया गया था घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, जैसे कि तालाब में जाल डाला जाएगा और उसमें बड़ी बड़ी 10-10 किलो की रोहू निकल आएंगी। कौन घुसपैठिए पकड़े गए? अमित जी जरा मुझे बताइए। बिहार की कोई सूची दी केंद्रीय चुनाव आयोग ने? और केंद्रीय चुनाव आयोग तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, याचिका दायर है एसआईआर के ऊपर और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आपने बोला, ममता जी तो अपने राज्य के लिए गई, क्योंकि वहां पे 50 लोगों को उन्होंने खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट में, जिनको केंद्रीय चुनाव आयोग ने बता दिया था कि ये मृत है। उन 50 लोग को लेके वो गई। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आज हमारे अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष, अविनाश पांडे जी हमारे प्रदेश प्रभारी है, संविधान समाज सम्मेलन हमारा काशी में हुआ है, आज हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी वहाँ, और हमारा भी ग्राउंड। तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते भाई? राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते ये, जब ममता बनर्जी कर सकती हैं? ममता बनर्जी कर सकती है तो राहुल गांधी भी कर सकते हैं, क्या समस्या है? राहुल गांधी बिल्कुल करेंगे अमित जी, जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। जब जरूरत, अभी तो हमारे पास प्रदेश नेतृत्व है ना हर जगह पे। जैसे असम में गोगोई जी हैं, गौरव गोगोई जी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की यूनिट है, जैसे उत्तर प्रदेश की यूनिट, जहां जहां जो लोग हैं वो करेंगे। और क्या गलत बात की अखिलेश यादव जी ने, ये बताइए। फॉर्म 7 तो किसकी जानकारी में नहीं है जो प्रदेश की राजनीति करता है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है? आदरणीय आशीष जी ने उपलब्धियां बता दी योगी जी की, आदरणीय आशीष जी ने थोड़ा सा बोल दिया कि नेतृत्व में चल रही है मोदी जी की, लेकिन आदरणीय आशीष जी ये भी तो बताइए सर। मैंने मार्गदर्शन बोला, देखिए तोड़ मरोड़ के बातों को मत पेश करिए हमारे मित्र जो है। मैंने बोला मार्गदर्शन में, और तो नहीं, अब आपके यहाँ मार्गदर्शन में एक ही मिलता है तो गलत बात है। नहीं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, लेकिन मैं जो बात अपनी बोल रहा था कि ये बात सबके नॉलेज में है अमित जी, की फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, भारी संख्या में दुरुपयोग हो रहा है वोट काटने के लिए, चाहे वो मंडल स्तर पे हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे विधानसभा स्तर पे हो। और जो चुनाव आयोग ने 1 महीने की डेडलाइन बढ़ाई है, इससे फॉर्म 7 का दुरुपयोग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अभी 2027 में विधानसभा चुनाव है, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जिसके साथ हमारा गठबंधन, भाई डेट नहीं बढ़ाते तब भी दिक्कत होती प्रशांत जी। तब आप ये कहते हैं कि भैया बहुत सारे लोग हैं उनके ऐसे गलत नाम काट गए, उनको आपत्तियां दर्ज कराने का वो मौका ही नहीं दिया गया, दावे और आपत्तियां वो दर्ज करा सकें। तब भी तो आप यही बात बोलते ना, तब भी तो आप यही बोलते। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है आमिर जी। जब ये ढोल आए थे दिसंबर में, तो आप ही के चैनल पे सुनील जी के साथ चर्चा हुई थी कि 4 करोड़ वोट कटे, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बोला, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि हमारे वोटर कट गए। तो उनको ये कहां से दिव्य दृष्टि प्राप्त? लेकिन उस समय ये भी तो नहीं, तो ये भी तो आपको पता होगा कि उस समय अखिलेश यादव खुश हो रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई बीजेपी की चूल्हे हिल गई हैं, बीजेपी परेशान हो रही है, बीजेपी को समस्या हो रही है, शहरी वोटर कट गया। सुनिए, गलत कह रहा हूं तो बताइए, आप खुश हो रहे थे? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप थोड़ा सा उत्तेजित ना हो। जी, जब ये चुनाव आयोग की टाइमलाइन के हिसाब से 6 मार्च को आ जानी थी ड्राफ्ट रोल, क्यों मौका दिया जा रहा है प्रदेश सरकार को, या प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में उसको क्यों मौका दिया जा रहा है? भाई किसी का गलत तरीके से अगर वोट कट गया है, अब भाई मैं अपनी बात करूं, सुनिए, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूं, मैं यादव भी नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, पंडित हूं मैं। उसके बावजूद मेरा वोट कट गया, मेरी बीवी का वोट कट गया। अब हमारे पास भाई अगर हम आपत्ति ना दर्ज कराएं तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए ना? हमारे पास तो समय नहीं था, अब समय बढ़ गया, तो हमारे जैसे जो लोग हैं जिनका गलत तरीके से वोट कट गया, वोट कटने की वजह क्या है? घर पे कोई नहीं मिला, 2 बार हमारी बीएलओ गई। तो सर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि 1-2 मामला ऐसा है होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन उस मामले को बड़े स्तर पर इस तरीके से कह देना कि भाई मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, यादवों के वोट काटे जा रहे हैं, पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर आपके पीडीए प्रहरी कहां गए भाई, जो आप दावा कर रहे थे लगातार कि एक वोट नहीं कटने देंगे? हमारे जो पीडीए प्रहरी हैं और हमारे जो बीएल हैं वो तैनात हैं, वो कहां चले गए भाई? इसका मतलब चूक नहीं है। व्यावहारिकता की बात यह है अमित जी
कि ग्राउंड पे चुनाव आयोग दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रहा है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो वो आपत्ति दर्ज करा रही हैं, चाहे वो जिले स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे, उनका निवारण नहीं हो रहा है, हमारी कंप्लेनों को नहीं सुना जा रहा। और व्यवहारिक स्तर पे ये देखा जा रहा है कि जो समुदाय या जो लोग अधिकतर समय तक लोगों को विपक्षी पार्टियों के मतदाता रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। इसलिए ये आरोप नहीं है, ये ग्राउंड पे सच्चाई है। और किसी भी आदरणीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको इतना उनको सम्मान देना पड़ेगा। और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अगर ये समस्या उठाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो इतना उनका लोकतांत्रिक अधिकार बनता है। नहीं बिल्कुल, ये भाई ये तो मैंने सवाल किया आशीष जी से, आपके सामने मैंने पूछा है कि भाई जांच कराने में क्या दिक्कत है। अगर ये आरोप लग रहे हैं और कोई शंका है तो शंका को दूर करने का काम है चुनाव आयोग का भी है, और सरकार भी इस पर संज्ञान ले, क्या बुराई है उसमें? मेरी अंतिम बात सिर्फ इतनी है कि ये तो पहले ही चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। जब चुनाव आयोग, आप पीडीएफ रैली की बात कर रहे हैं, आप पीडीएफ रैली की बात करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे हर जगह पे 18 मंडल में हमारे टास्क फोर्स बने हुए हैं वॉर रूम के, और वो लोग 18 मंडलों से हमने इकट्ठा करके लाखों हमने कंप्लेन दी, लाखों बार हमने टाइम मांगा स्टेट इलेक्शन कमीशन से, लेकिन उनको नहीं सुना गया। तो संज्ञान उनको लेना चाहिए था ना, ये मजबूरी। ठीक है, ठीक है। सत्यप्रकाश जी क्या लग रहा है आपको, क्या जिस तरीके से एसआईआर को बिहार में मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो बात अलग है कि मुद्दा नहीं बना, रिजल्ट हम सबके सामने है, क्या यूपी में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये मुद्दा बन पाएगा? क्या लग रहा है आपको, अखिलेश यादव के इन आरोपों में कितना दम आपको नजर आ रहा है? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो आपको एसआईआर जी, फॉर्म 7, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो 4 विषय यहाँ डिस्कस, इनको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो जस्ट लाइक इन्वेस्टिगेशन है। जैसे कि कोई आदमी की उम्र दराज हो जाता है तो उसका ये पता लगाना है कि उसमें कितनी बीमारियां हैं, कितने अंग उसके खराब हो गए या सही है। ये कहीं ना कहीं वही प्रक्रिया है जो 1952 में हुई, 2002 से लेकर 2005 में फोटो बेस्ड आईडी आए। तो इसके बाद से ये चीज प्रक्रिया होना लाजमी है, क्योंकि डबल नंबर में वोटर लिस्ट में नाम थे, कुछ गलत लोगों के नाम थे, कुछ दूसरे घुसपैठियों के नाम थे, जिनकी डेथ हो गई उनके नाम थे। अगर ये रिवाइज होते हैं तो ये अच्छा स्टेप है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, ये फॉर्म 7 का जो अभी इशू आया है, फॉर्म 7 को रिलीज करने का अधिकार बीएलओ यानी कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर को, बूथ लेवल ऑफिसर को है, और वो केवल एक बीएलए के लिए 10 फॉर्म दे सकता है, और वो भी बीएलए सबमिट तब कर सकता है जब वो हलफनामा दे साथ में। अगर ये क्या है, ऑब्जेक्शन है, बेसिकली ये ऑब्जेक्शन के लिए है। हालांकि ये राइट किसका है, वोटर का है, जो वोटर एनरोल्ड है उसका राइट है कि वो उसमें करेक्शन कराए, अगर उसका नाम नहीं है तो उस नाम को जुड़वाए। लेकिन अगर 10 से अधिक, और वो भी प्रिंटेड फॉर्म में अगर है, अगर ये आरोप अखिलेश यादव का है, तो उसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी बनती है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्टोरल रोल रिलीज करने के लिए अकाउंटेबल है। इसमें ना तो बीजेपी पार्टी है, यानी कि रूलिंग पार्टी नहीं है उसमें, ना दूसरी अपोनेंट या अपोजिशन पार्टीज हैं। यहाँ आप ये थोड़ा सा गलत बोल गए कि सरकार जांच का, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। मैं ये कह रहा था, टोटल इलेक्शन कमीशन, सुनिए आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात मैं समझ गया आपकी बात। मैं गलत, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई चुनाव आयोग को काम है, ये तो सब सारी एसआईआर तो चुनाव आयोग करा रहा है, बीजेपी का क्या रोल है इसमें? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार नहीं, अगर कोई किसी तरह की कोई शंका है किसी चीज को लेकर, तो सरकार उसमें संज्ञान तो ले सकती है ना। आगे बोलने दीजिए, तब तो मैं आपको सर चीज क्लियर करूंगा। बोलिए आप बोलिए। देखिए इसके पीछे क्या है। देखिए आप जानते हैं कि चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उसमें कोर्ट्स हो, इवन अपेक्स कोर्ट हो, वो भी कई बार जब कोई चीज मीडिया रिपोर्ट्स में आती है तो उस पर सुमोटो कॉग्निजेंस भी लेते हैं। डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है। तो आप सबसे पहले मीडिया में जाते हैं, जब मीडिया के थ्रू अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है, फिर उसके बाद हम कोर्ट्स में जाते हैं और कोर्ट्स में अपनी बात को 1 बाय 1 स्टेप रखते जाते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है कि एसआईआर होना एक समय के बाद, क्योंकि 20 साल बाद लगभग हो रहा है, ये आवश्यक है। लेकिन बीएलए यानी कि ब्लॉक लेवल एजेंट का रोल पार्टी की का क्या है, इस पर प्रश्न होना चाहिए। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए। लेकिन साथ ही अखिलेश जी को यह जरूर
प्रमाणों के साथ इस चीज को प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, तभी उनकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा। जब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने सभी अपोनेंट पार्टीज यानी अपोजिशन पार्टी जितनी भी है, अगर ये बात उठाती हैं तो बीजेपी को पार्टी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये मामला बीजेपी का नहीं है। बीजेपी को पर तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको फेवर कर रहा है। तो आप भी जिस प्रकार से अपोजिशन पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी भी उसी प्रकार से है और आम जनता भी उसी प्रकार से है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक नैरेटिव सेट करने का मामला नहीं, ये देश की ब्यूटी यानी डेमोक्रेसी की ब्यूटी इलेक्शंस होते हैं और फेयरनेस इलेक्शंस में, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए इस पर अगर कोई भी व्यक्ति, ना केवल अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री है, एक किसी पार्टी के सुप्रीमो हैं, लेकिन अगर एक आम नागरिक भी इस आवाज को उठाता है तो उसका क्लैरिफिकेशन उसके सामने होना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा आज किसी सरकार के कामों की बात का नहीं है, बात सिर्फ इतनी है पार्टीज वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये पहला स्टेप प्रेस कॉन्फ्रेंस होता ही होता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए आवश्यक होता है ये डेमोक्रेसी में। इसके बाद आपने एक सजेशन दिया है, मैं उसको सजेशन मान सकता हूं, एडवाइस तो नहीं मान सकता कि हाँ वो आपका सजेशन ठीक है कि उन्हें अपने तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगर प्रिंटेड फॉर्म उनके पास हैं, ये लीगली बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन ये नैरेटिव सेट अगर पार्टी कर रही है तो ये मैं ये नहीं मान के चलता हूं कि ये नैरेटिव है। हो सकता है कि वो बिहार के इलेक्शंस में बीजेपी की जो जीत है उसके पीछे भी एक कारण माना जा सकता है कि वो डरे हुए हों, वो उस चीज से अवेयर हों। डरे शब्द की जगह अवेयर शब्द कह सकते हैं, अवेयरनेस हो सकती है जिसके कारण वो फूक फूक के कदम रख रहे हो। अब आप अपना प्रश्न करिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा था सत्यप्रकाश जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन क्योंकि अभी रविंद्र जी ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी का एक विधायक है, वो 10-10, 12-12 फॉर्म ले रहा है, उसके बाद उनको छपवा दे रहा है, तो क्या उसकी कोई जांच करेगा? तो उसकी जांच कौन करेगा? चुनाव आयोग को भी जांच करनी चाहिए और सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। मैं ये कह रहा था इलेक्शन कमीशन देखिए, जब भी कोई रूल में होता है यानी सरकार की जो मशीनरी है ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम करती है, यानी कि कोई कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है, जिसको कलेक्टर आपके यहाँ डीएम कहते हैं, अगर वो जब इस एसआईआर के प्रोसीजर में काम कर रहा है तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वही उस पर डिसीजन लेता है। और अगर वो नहीं सुनता है तो फिर मेन बॉडी में जाते हैं और मेन बॉडी भी नहीं सुनती है तो फिर उनको यानी जिसको ऑब्जेक्शन है, चाहे वो आम वोटर भी क्यों ना हो, तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट के बाद ही ये निर्णय होगा। ये गलत आरोप है कि ऐसा हो रहा है। अगर आप उसमें डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करते तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। अगर फिजिबल होगी, अगर बात सुटेबल होगी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन या कोर्ट कई मामलों में आपने देखा ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जाता है। कोर्ट ने कई मंत्रियों के अगेंस्ट सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स के आधार पर बड़े बड़े एक्शन लिए हैं और उनमें कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। तो ये मैं नहीं मानता कि लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर जस्टिस नहीं, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना सत्यप्रकाश जी, ये तो आप भी जानते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है इस देश के अंदर, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का झंडा लगा ले, मतलब आप खुद सोचिए ना भाई, ये कहा ना अखिलेश यादव ने कि चुनाव आयोग बीजेपी का झंडा लगा ले, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी भाई? अखिलेश जी ने ये कहा है, हालांकि ये अगर प्रमाणित हो तो कहा जा सकता है, लेकिन जब तक प्रमाण नहीं है तब तक एक बड़े लीडर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं लास्ट में बार बार इस चीज को कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेयरनेस, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए अकाउंटेबल है देश के हर नागरिक के लिए। ठीक है, और उसको उसकी समस्या पर विचार करना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। जी नहीं अमित जी, देश की जितनी भी संवैधानिक संस्था है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये संविधान के द्वारा प्रदत्त जो है, ये सब स्वतः संस्था है,
तो इलेक्शन कमीशन जहां पे भी आपकी कोई जीत जाते हैं, इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। और जब आप चुनाव में हार जाते हैं तो आप वो ठिकरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कभी आप न्यायालय के लिए भी आप बोल सकते हैं। जब आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और मेरी एक बात हमारे मित्र को बहुत बुरी लगी, मैंने स्वयंभू बोला, अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, ऑफिस बेरर हूं, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता हूं। क्या ये हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कभी बन सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? लिख के देता हूं, अगले 25 साल, 30 साल, 40 साल तक कौन रहेगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, ये सब कोई बातें जो है, तो संविधान को दोषी ठहराने के लिए या जो भी अनर्गल बातें हैं, आज इन्होंने मौका मिला, आपने उसको हल्ला करना चालू कर दिया, अनर्गल प्रचार चालू कर दिया। ये सब एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का जो है इमैच्योर बिहेवियर दिखता है। जो है, आप जाइए सब, आप बिल्कुल उसकी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, जो है उसकी वर्किंग एक फिक्स है, सिस्टम फिक्स है। आप वो सिस्टम पे आइए और सिस्टम में जरूर आपको उसमें न्याय मिलेगा। तो सरकार का कोई भी इसके ऊपर, संगठन के ऊपर, ये संस्थाओं के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं रहता। ठीक है रविंद्र जी, सिस्टम को फॉलो करेगी सपा? अगर आप टोके ना अमित तब तो बोले, बोलिए आप बोलिए। अगर आपको टोकना तो आप बुलवाते रहिए जिसको बुलवाना। नहीं, बोलिए सर, बस नहीं, ऐसा नहीं, मतलब काउंटर सवाल करने का मेरा अधिकार तो रहने दीजिए ना सर। वो अधिकार मुझसे आप क्यों छीन रहे हैं? नहीं, आपको भी अधिकार नहीं है। जितने काउंटर करना हो कर तो लिया। अच्छा बोलिए, मैंने तो सीधा सवाल किया आपसे, अब बोलिए आप। मतलब बिना अखिलेश यादव के आपके एक शब्द में एक भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ जब से डिबेट शुरू हुई है। सर, इतने बड़े नेता, उनका नाम नहीं लूंगा तो किसका नाम लूंगा मैं? क्या बात आप कर रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, क्या बात आप कर रहे हैं? इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, क्यों नाम नहीं लूंगा उनका? 4 बार सरकार रही है भाई आपकी यूपी में, कैसी बात आप कर रहे हैं? बोलिए। विश्वगुरु का नाम ले लीजिए, बोलिए। जो छोटी छोटी लड़कियों के व्यापारियों के साथ दोस्ती कर रहा है उसका भी नाम ले लीजिए। वो मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा कुछ दूसरा है। तो मुद्दे पर बात करूंगा मैं, जो हमारी चर्चा है। जब मुद्दे के बाद चलिए, मुद्दे पर आते हैं, समय खराब हो रहा है, मुद्दे पर आते हैं सर। बोलिए रविंद्र जी, बोलिए आप, बोलिए। समय तो आपने मेरा खराब किया है। नहीं, बोलिए आप। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ना तो निर्वाचन आयोग के बारे में मालूम है, ना फॉर्म्स के बारे में मालूम है, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। गुंडा बोले, भ्रष्टाचार बोले, करदार बोले, तमाम चीजें बोल गए, क्योंकि इनको मालूम नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, 3 फिगर दे रहा हूँ खाली, इस SIR का पता लग जाएगा SIR में हुआ क्या। भारत सरकार की एक संस्था है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके अनुसार 16 करोड़ वयस्क हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब 16 करोड़ यहाँ पर मतदाता होने चाहिए। और अगर इसमें इस 16 करोड़ इसमें घुसपैठिए भी हैं तो ये भारत सरकार की गलती है। अब जो पिछला चुनाव हम लोगों ने लड़ा 2024 में, उसमें 15.44 करोड़ मतदाता थे। ये 16 करोड़ क्यों नहीं हुए? अब इसको भी कटवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब इसको कर दिया 12 करोड़ 55 लाख। तो जब ये तीनों डिस्क्रिपेंसी अपने में बताती है कि जो SIR है टोटल पूरी तरीके से फर्जी है। और अभी 1 महीना का समय फिर बढ़ा दिया इन्होंने। कारण है एक समय बढ़ाने का, ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सही समय पे हो, क्योंकि पंचायत चुनाव में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है इनको, इसलिए नहीं चाहते हैं। अभी 1 महीना और बढ़ेगा आगे। जरा भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का जवाब दे दे जिसको निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये मुझको फ्रस्ट्रेटेड बता रहे थे, जरा इनका फ्रस्ट्रेशन सुन लीजिए। बोल रहे थे गुंडा राज है समाजवादी पार्टी में, ये विषय तो था नहीं गुंडा राज का, लेकिन गुंडा राज का विषय बता देते हैं। जितने बड़े गुंडागर्दी की FIR हो सकती हैं, उन FIRों में टॉप FIR योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रही है। 7 FIR रही हैं, सातों को उन्होंने वापस करा लिया। कम से कम क्वेश्चन तो करा लेते। उप मुख्यमंत्री के ऊपर में हीनियस ऑफेंसेस के 7 मुकदमे थे, उसको वापस ले लिया गया। 111 इनके माननीय गुंडे हैं, 3 मंत्री सजा याफ्ता हैं, जो अभी सजा याफ्ता है, क्योंकि 1-1 साल के सजा याफ्ता है, इसलिए मंत्री बने हुए हैं। और 111। चलिए मैं कुछ बोलूं उससे बढ़िया है कि आशीष जी जवाब दें। इनसे बड़ा गुंडा का सदन नहीं, देखिए, जब मैंने इनको बोला कि मार्गदर्शन में जनता जनार्दन सब चीज देख रही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, 2027 में यही जनता आपको जवाब देगी। जिस तरीके से बिहार में जवाब मिला हुआ है, और इन्होंने घुसपैठियों की बहुत अच्छी संख्या
क्या ये निचले इनके स्तर पास के आदमी आंकड़ा से है? नहीं मिला, मतलब इतने बंगाल से स्तर- इतने घुसपैठिए निचले जहां जहां स्तर आदमी एसआईआर से होगा सलाह इनके नहीं लिया, पेट में दर्द तो होगा, ऐसा ना तो क्योंकि केंद्र इनके सरकार तार में वहीं कभी से कोई जुड़े हुए सरकार हैं। आई और ना तो उत्तर ये प्रदेश में सब कभी बातें सरकार जिस आई और ना तरीके ऐसी से कभी इन्होंने बोला, आएगी। और 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 इनको जो विषय मैंने नहीं बोला वो मालूम फैक्ट होता के है, साथ फिर बोलता गुंडा हूँ, गुंडा कभी भी कहते डिबेट हैं। के लिए इनसे रेडी बड़ा हूँ। गुंडा कोई नहीं, उत्तर इनसे बड़ी प्रदेश गुंडे के औलाद विकास पार्टी में कोई नहीं। समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरीके से वहां की जनता ने विश्वास, इन्होंने जनता के बीच का विश्वास खोया। उत्तर प्रदेश, मैं खुद उत्तर प्रदेश का आप रहने वाला हूँ, विश्वास उत्तर बता प्रदेश रहे के हैं, मऊ चलिए डिस्ट्रिक्ट का आपको रहने विश्वास वाला बता हूँ। रहे हैं। तो जनता देख रही समाजवादी है, पार्टी महिलाएं ने देख इनको रही 4 हैं। बार आज मौका दिया आज हर शासन में लाने तरफ का एक लिया। एक एक 67 सरकार में की दिया, योजनाएं लोगों के 70 में दरवाजे को दिया, खटखटाती हैं। 77 में तो वो दिया, खटखटाहट 89 से में दिया, इनको डर है। पैर पकड़ के वो आए थे। खटखटाहट की ये गूंज सत्ता जानते आज भी नहीं थे क्या समाजवादी होती थी। पार्टी के कानों में गूंज ये रही चोरी है। करते तो थे और हम 2027 सत्ता में में लेके जिस आए। तरीके ये से हमसे इनका सत्ता के बारे में बात सुपड़ा करेंगे, साफ होगा, हमको आपको रीजनल देखते पार्टी जाइए। बताएंगे। तो ये इनको क्या जो है, जानते अनर्गल नहीं सत्ता प्रचार का करना, क्या होता ना है कोई आने के रीति, लिए। ना कोई नीति, और ना ये कोई आगे इनके पैर पकड़ा करते थे सिद्धांत। चौधरी चरण सिंह साहब के, ये मुलायम भटके सिंह हुए साहब लोग से, हैं, ये भटके हुए मधुलियमे लोग साहब हैं, के, क्योंकि ये पैर पकड़ते थे तब हम इनको सत्ता में लेके आए थे। और ये हमको बताएंगे समाजवादी पार्टी की ताकत आपको मालूम नहीं है। आप तो भिखमंगे समाजवादी हो, पार्टी सत्ता की के नहीं, पूरी भिखमंगे हो। यूपीए की समाजवादी ताकत पूरे पार्टी से विश्व भीख देश में देख मांगा रहा 4 है। बार आज और जिस तरीके चारों से बार आप लोगों आत्मनिर्भर ने भारत धोखा बन दिया रहा है, है। देश में नहीं तो विदेशों आपके में भी नस्ल भारत में का धोखा। डंका बज आपने रहा कहा है। ना कि आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, जिलाध्यक्ष बन जाइएगा। अरे आप एक भाई साहब, एप्लीकेशन लिखवा के हम फॉरवर्ड करा लोग लीजिए, संगठन के मैं लोग हैं। समाजवादी पार्टी से पार्टी रिजाइन करा योग्यता के दूंगा। अनुसार हम लोगों को आप पद पे जैसे बैठाती है, और हम 40 डिमांड साल कर से सकते समाजवादी हैं। पार्टी में हमारी अरे पार्टी जो है उसका भारतीय जनता संविधान है, पार्टी उस में संविधान जीवन से खत्म चलते हैं। करने वाले नवीन जी, लोगों का भी आपको औकात देखा अगर हुआ मैंने। आप भारतीय जनता आप पार्टी के मुझसे बात पहले करेंगे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी ले कौन लीजिए। कौन आपका जिस जानता नहीं है? दत्तात्रेय होश बोले से लेके आदित्यनाथ से लेके नीचे तक पंकज चौधरी तक कौन मुझको जानता नहीं है? आप बता रहे हैं आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। जिस आपकी दिन बात प्रदेश सही है, अध्यक्ष लेकिन बन जाइएगा, आप अपना जिस आप दिन जिस प्रदेश तरीके से अध्यक्ष बन टीवी जाइएगा, डिबेट में जो आपकी शब्दों का अपनी सारी इस्तेमाल कर जमीन रहे हैं, जायदाद आप आपको मुद्दों की लिख बात दूंगा। करिए, मुद्दे पे आइए। आप जैसे आज झूठे मक्कार उत्तर लोग प्रदेश को बीमारू स्टेट ऐसे बना ही दिया करते था। हैं जैसे आज अभी योगी आदित्यनाथ जी के किया नेतृत्व आपने। में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, आज आत्मनिर्भर भारत में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, मेक इन इंडिया में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। उत्तर प्रदेश आज का आज योगदान आज यह है आप कि आंकड़ों उत्तर की बात प्रदेश करते सबसे हैं, आप गरीब आंकड़ा लेके सबसे आइए, गरीब कितनी प्रदेश है इंडस्ट्रीज आज उत्तर प्रदेश भारत में का आ रही सबसे हैं। गरीब उत्तर प्रदेश प्रदेश है। का ये युवा हम नहीं कहते युवा हैं, नीति नौजवान आयोग कहता महिलाएं है। उत्तर प्रदेश की प्रगति में उत्तर कदम से प्रदेश कदम सबसे मिला बड़ा के चल रही अपराधी हैं। प्रदेश आप है, उसकी बात करिए। एनसीआर भी कहता है। नहीं और उत्तर लेकिन प्रदेश का बोलिएगा सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है लेकिन भारत लेकिन का। रविंद्र जी ये आरबीआई कहती नहीं, है। अगर ऐसा है आप जो तो कह रहे आपके हैं कि भाई हिसाब सबसे से गरीब उत्तर प्रदेश है, प्रदेश में कोई विकास नहीं हो अगर रहा ऐसा है? है तो फिर तो इसके लिए आज बराबर की जिम्मेदार आप कुछ लोग नहीं हैं। हुआ है, एक विकास हुआ धार्मिक तो क्षेत्र बता में, दीजिए। आध्यात्मिक क्षेत्र दावोस में में, जाके रक्षा आप के लोग क्षेत्र में, वेश्यावृत्ति व्यापारिक किए क्षेत्र में हैं। जिस तरीके से एक उत्तर प्रदेश कंपनी की से ग्रोथ हो रही है, 72% समाजवादी दिया। आपने चश्मा जो आपने लगा के रखा है वो 2.92% धुंधला हो वहां चुका है। से चलिए ठीक रवि है, जी, समय बहुत कम बचा मेरे पास। 72 लाख को करोड़ रुपए पहचानिए। खत्म हो जल्दी गए। से आखिरी फिर कमेंट दावेश आपका। में जाके प्रशांत जी आप- वेश्यावृत्ति करते हैं। प्रशांत जी को लाइए। पैसा वसूलने के मैंने नाम आपको पे बोला ना, रिपोर्ट चाहिए, आपकी प्रशांत जी दूर सुन पा रहे हैं क्या जो मुझे? भाषा है, आप जब आपकी जब रीति और नीति की बात होगी तो आप इसी तरीके की लैंग्वेज पे आ जाते हैं। ठीक है एक ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं जा रही। आपकी रीत चैनल रीत में देखे हुए हैं। आपकी रीत रीत आपके प्रधानमंत्री ने चलिए बता चलिए दिया। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। सत्यप्रकाश जी आप बोलिए, सत्यप्रकाश जी आप बोलिए। बलात्कारी के भाई, साथ जाके अभी उसका अभी गला मार अभी के आपने देखिए, इजराइल आपने जाके बहुत सारी घुटने बातें टेक कही, देगा। बहुत तथ्यात्मक भारत के बातें नियम आपने के कही, विरुद्ध आपकी रीति लेकिन देखी जब हुई है। एसआईआर हो क्यों रहा है, जब आपकी इसी को रीति लेकर देखी हुई सवाल है खड़ा कि किया आपका जाता है मुख्यमंत्री सबसे बड़ा तो वो फिर दंगेबाज, सारी बातें आपका गौड़ हो जाती है प्रधानमंत्री ना, सबसे बड़ा जो अभी मेयर दंगेबाज। आप कर रहे थे। सत्यप्रकाश जी बताएं हाँ, अमित जी। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने बहुत सारी बातें कही, तो भाई जब इसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि एसआईआर हो क्यों रहा है, इसकी आवश्यकता क्या थी, क्योंकि आप तो इस बात पर बल दे रहे हैं कि आवश्यकता थी, इसकी होना चाहिए। 20-22 साल के बाद अगर हो रहा है तो क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक पार्टी और उनके नेता जब यही कहने लगे कि एसआईआर की जरूरत ही क्या थी, ये तो चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 27 में चुनाव है, चुनाव कैसे जीता जाए, जैसे बिहार में जीते वैसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो सारी चीजें मतलब गौड़ हो जाती है ना, जिस बात को मैं और आप अभी जिक्र कर रहे थे जिसका। जी बोलिए। देखिए अमित जी, सबसे पहली चीज मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा दिया था। जैसे आज मेरी जो उम्र है, किसी चीज की अगर उम्र बढ़ती जाती है
तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वो दोष मैंने 4 प्रकार के इलेक्टोरल रोल में बताए थे। उन दोषों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन है, और उस इन्वेस्टिगेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम रूटीन चेकअप कराते हैं, ठीक वैसा ही एसआईआर है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या आरोप लगा रही, चूंकि उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। कहीं ना कहीं
कुछ मामलों में, जैसे राहुल गांधी ने एक जो विदेशी महिला के फोटो युक्त कई वोटर आईडी दिखाए, तो ये कहीं ना कहीं उनका जवाब पब्लिक के सामने आना चाहिए। इसलिए अपोजिशन पार्टीज को बड़ा मौका मिल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाने का। मेरा कहने का तात्पर्य है, एसआईआर गलत नहीं है। ये हर 20 साल 25 साल बाद, जैसे आप जानते हैं कि 20 साल बाद डिलिमिटेशन होता है, तो ये तो डिलिमिटेशन होना क्यों क्यों करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को मौका मिले। पब्लिक बढ़ रही है, तो पब्लिक बढ़ने से कौन सी सीट किस कैटेगरी में रिजर्व हो, नंबर ऑफ सीट्स पर्याप्त हैं या नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक वैसा ही एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने कहा इससे भी बड़ा एसआईआर 2002 और 5 के बीच में हुआ था, जिसमें हमने वोटर आईडी को फोटोयुक्त किया था। तो ये इससे बड़ा था। हालांकि आजाद देश में पहली बार 1952 में हुआ, फिर शायद 80 और 90 के बीच में भी कभी हुआ है, मुझे परफेक्ट ईयर याद नहीं है, करेक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज पक्की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मैं इसमें थोड़ा सा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कहीं विचलित हो जाते हैं, वो पार्टी नहीं है। पार्टी, अपोजिशन पार्टी जो मुद्दा उठा रही है वो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जब आप पार्टी स्वयं बन जाते हैं तो नेचुरली इस चीज पर शक गहरा जाता है कि आप कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फेवर कर रहे हैं। क्योंकि जो अगर फेयरनेस आती है, एक मिनट, फेयरनेस अगर इलेक्शन में आती है तो वो केवल अपोजिशन पार्टीज के लिए नहीं आ रही है, रूलिंग पार्टी के लिए भी आती है। बिल्कुल सही बात। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एसआईआर होना आवश्यक है, लेकिन उसमें अगर किसी को संदेह है तो उसका स्पष्टीकरण और निराकरण, ये दोनों ही होना चाहिए, तो उनकी शंकाओं के समाधान ठीक है हो जाएंगे। बहुत छोटा सा और रविंदर जी, समाज बहुत छोटा सा जल्दी से 10 सेकंड में बात रखनी है। प्रश्न तो पूछिए कम से कम। नहीं, आपने सारी बात तो सुन ली, आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके से सवाल उठाना ये गलत है, और एसआईआर जो हो रहा है वो उसकी आवश्यकता थी, ये देश की आवश्यकता थी, गलत नहीं हो रहा है। देखिए, हमारी पार्टी ने जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं पर उठाया है, 2024 में हमने निर्वाचन आयोग पे प्रश्न उठाए 18,000 एफिडेविट्स के द्वारा। उन एफिडेविट्स में 2 का डिस्क्रिपेंसी वाला उत्तर आया, आज तक नहीं आया। अपने आप सवाल के घेरे में रहेगा। 18,000 हमने आपको प्रूफ भेजे हुए हैं, आप उसका एफिडेविट के साथ। ठीक है आशीष जी जल्दी से, क्योंकि सर समय नहीं है मेरे पास, नहीं मैं और मौका देता आपको। हाँ बोलिए। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि ये संवैधानिक संस्था है। मैं डॉक्टर साहब की मैं कोई विचलित नहीं हूँ, डॉक्टर साहब ऐसा जो है, मेरा यही है कि देश की संस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन उठाना ये कोई पहली बार समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, यानी कि ये हमेशा से रहा है। हमेशा कभी इन्होंने संविधान खतरे में है, देश की जनता को बदलाने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के अलग होते लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एसआईआर को लेकर छिड़ी ये सियासी रार आखिर कब और कहां जाकर थमेगी, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ ही बाकी के अगर दूसरे राज्यों में भी आप जाएंगे, टीएमसी देखिए किस तरीके से इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, और इन सबकी शंका यही है कि एसआईआर के जरिए एक बड़ी साजिश हमारे लिए, हमारे खिलाफ, यानी कि जो विरोधी दल हैं उनका ये आरोप है की जा रही है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये देखना दिलचस्प है, और ये चुनाव आयोग को ये तय करना चाहिए कि जो भी शंकाएं हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।